नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं, बीएमसी चुनाव होने हैं, उनको लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबकी नज़रें प्रधानमंत्री चुनाव की तरफ भी रहती हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जहां जीत हुई एनडीए की और जो उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं उसमें भी एक बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है एनडीए की। लेकिन वहाँ पर विपक्ष ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया हुआ है, वॉकओवर सीधे तौर पर नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर आप भी सोच रहे होंगे 2 साल से लंबा वक्त बचा हुआ है, लेकिन आज इस बात की चर्चा क्यों? तो ये चर्चा होना लाजमी सी बात है, क्योंकि इन दिनों देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सचमुच बीजेपी का नेतृत्व सही है या गलत है, क्योंकि महंगाई इस समय आसमान छूती नजर आ रही है। सवाल यही है कि होने वाले चुनाव में यहाँ पर अमित शाह ने बड़ा ऐलान तो कर दिया है कि उनकी तरफ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री फेस के रूप में नरेंद्र मोदी ही होते नजर आएंगे। कई नामों पर चर्चाएं थी बीजेपी की तरफ से कि जो अलग अलग राज्य हैं उनमें से जो मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे हैं उनमें से किसी एक का नाम आगे आ सकता है, लेकिन सभी नामों पर अभी पूरी तरीके से रोक लगा दी अमित शाह के एक बयान ने। लेकिन ऐसे में विपक्ष किन तैयारियों में जुटा हुआ है? विपक्ष पूरी तरीके से इसमें बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर क्या यहाँ पर सुगबुगाहट जो है, जो गुपचुप बैठक है, क्या इस ओर इशारा कर रही है कि वो भी बहुत बड़े कैंडिडेट का यहाँ पर ऐलान कर सकती है, जिससे कठिन चुनौती यानी कि एक तरफा मुकाबला जो हो वो यहाँ पर नजर ना? इस बार 2019, 2014 हर बार यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से टक्कर मजबूत दी जाती थी, लेकिन आंकड़े हमेशा मोदी की तरफ नजर आते थे। हमारे इस खास प्रोग्राम में यहाँ पर सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं मेगा, जिनसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ पहला सवाल जो है ये है कि किस तरीके से विपक्ष क्या तैयारियां कर रहा है। पीएम मोदी का जो एक फेस रहता है वो हमेशा एक ब्रांड के तौर पर देखा जाता है, और विपक्ष ऐसे ब्रांड को टक्कर देने के लिए कौन से नाम को आगे कर सकता है? देखिए, आज जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि आज नरेंद्र मोदी ही पीएम का चेहरा होंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जान रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जा सकता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरते हैं वो देखने लायक होती है, क्योंकि वहां पर विपक्ष की कहीं ना कहीं हवा टाइट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्षों की बात करें तो इस बार जो है कड़ी टक्कर देने के पूरे मूड में है विपक्ष। राष्ट्रपति चुनाव में ये चीज देखने को मिली कि विपक्ष ने आखिरी दम तक हार नहीं माना। तो आज अगर विपक्ष के नामों की चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार से कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो है राहुल गांधी पीएम चेहरे रहे हैं, और इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के ऊपर ही दांव खेल रही है। लेकिन सीधा ये रास्ता नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष इस बार कहीं ना कहीं एकजुटता दिखा रही है, और ऐसे में अगर एकजुट होकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहेगी तो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए पीएम कुर्सी का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे विपक्ष हैं जो पूरी तरह से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और यहाँ पर कई सारे विपक्षों के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए एक ऐसे विपक्ष कैंडिडेट की जरूरत है जो एक अच्छी तरीके से जो है लोगों के सामने अपनी बातें रख सकती है, और दूसरा लोगों की हक की बात करे। आज जिस तरह से बीजेपी और देश में जिस तरह से आज हालात है, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, कहीं ना कहीं आज देश की जनता उनसे खुश नहीं है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पहले से ही जो है बिहार की जनता बीजेपी को नकारते हुए दिखाई दे रही है, और अब यही नाराजगी पूरे देश में कहीं ना कहीं फैली है कई सारे नीतियों को लेकर बीजेपी के। तो आज अगर विपक्ष मजबूती से काम करता है और एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करता है जिस पर जनता भी भरोसा कर सके, तो बिल्कुल बीजेपी को हराना आसान हो सकता है 2024 के लिए। तो यहाँ पर जो सवाल है वो यही था कि कौन अगला फेस हो सकता है, लेकिन कई सारी जो वजह है वो भी तलाशनी बहुत जरूरी है। जैसे कि पिछले कुछ जो फैसले रहे यहाँ पर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, किसान को लेकर हो, या फिर यहाँ पर बात कर ले अग्निपथ योजना की अभी हाल ही बात कर ले, या इससे पहले नोटबंदी की बात कर ले, तो जनता परेशान ही दिखी थी। सीए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा, जनता परेशान दिखी है। जनता ने हमेशा आवाज बुलंद की, लेकिन उन फैसलों को फिर भी लागू किया गया। जनता ने देखा क्या हाल हो रहा है, महंगाई अब भी बढ़ती जा रही, सबको लगा था भ्रष्टाचार रुकेगा, लेकिन आज भी करोड़ों रुपए की घोटाले की खबर सुनाई दे ही जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर योजना एक के बाद एक लागू की जा रही है, लेकिन जनता उनसे खुश नजर नहीं आ रही है। ये तो कुछ वजह हो गई जिसकी वजह से पीएम मोदी के चेहरे पर थोड़े बहुत यहाँ पर शंका पैदा हुई थी। लेकिन कुछ बड़े नाम, जहां पर राहुल गांधी से हटकर कुछ बड़े नामों की चर्चा करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का ही राज अब भारत देश में, मतलब थोड़ा बहुत बीजेपी के बाद देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से निकलकर पंजाब तक पेट कर चुके हैं, गुजरात उनका अगला निशाना है। लगातार वो यहाँ पर कह सकते हैं भारत देश में अलग अलग दौरे कर जनता का समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे वहां पर वो बड़े आश्वस्त थे कि उनकी हार होगी ही होगी, लेकिन पिछली बार से ज्यादा बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। और जो जनता को चाहिए होता है एक नेता
तरीका से कि वो गरीबों की मदद करने के लिए, आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए यहाँ पर आगे आए। जो दिल्ली में हालात बने हुए हैं, क्या वो सब बातें रखते हुए कुछ बड़े नाम यहाँ पर अगर आपके सामने रखें, जैसे कि शरद पवार के नाम पर चर्चाएं थी, अरविंद केजरीवाल हो गई या ममता बनर्जी हो गई, या फिर यहाँ पर कहते हैं यूपी से कोई बड़ा नाम आ सकता है, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर नामों की चर्चा है, तो मैंने पहले भी कहा कि इस बार राहुल गांधी अगर यहाँ पर पीएम का चेहरा बनना चाहेंगे तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष अगर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है 2024 के लिए, तभी उनके जीतने के आसार है। और ऐसे में सभी विपक्षों का एक नाम पर आना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो है कई सारे हैं जो प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ पर पीएम चेहरे के लिए। उसमें सबसे पहला नाम तो अरविंद केजरीवाल का निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर उन्हें कोई टक्कर दे रहा है तो दिल्ली में देखिए 2 बार बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाए। पंजाब में उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, गुजरात जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, वहां जाकर जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, जिस तरह से आज शराब, जहरीली शराब का जो मामला है उस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि बीजेपी को किस तरह से घेरा जा सकता है। और ऐसे में विपक्ष भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा कर सकती है। अगर इस साल के अंत में जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, अगर वो चुनाव अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी जीत जाती है और बीजेपी को उनके गढ़ में हरा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल अपना रास्ता आसान कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो यही स्थिति पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भी हुई जो दिल्ली में हुई थी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सभी पहुंच गए, लेकिन ममता बनर्जी को हरा नहीं सके। ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर चुनाव जीत कर आती है और बीजेपी को हराती है। तो आज देखा जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी को झुकाने में कामयाब नहीं रही है बीजेपी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगर टक्कर कोई दे सकता है तो ममता बनर्जी भी उस रेस में आगे है। और ऐसे एक सर्वे की मैं बात करूं तो उस सर्वे में भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें अगर पीएम का चुनाव अगर आज इस वक्त हो तो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे, इसमें नरेंद्र मोदी जो है 48% से आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात यह है कि अब लोग बाकी विकल्पों पर सोच रहे हैं, एक तरफा मुकाबला नहीं हो रहा है। अब राहुल गांधी भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी उसके बाद है और उसके बाद केजरीवाल है। यानी कि 23 से 24% लोग जो देश में हैं अभी भी राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। तो 2024 तक अगर बीजेपी जनता के लिए काम नहीं करती है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, तो बिल्कुल ये फीसदी जो है ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं और विपक्ष का काम जो है थोड़ा आसान हो सकता है। जी, तो कई नामों पर जो चर्चा थी वहां पर साफ कर दिया मेघा ने कि किस तरीके से किन किन वजहों से किन नामों को आगे करना चाहिए। शरद पवार के नाम पर भी आप सब सोच रहे थे कि शरद पवार बहुत बड़े विपक्षी नेता हैं, कई बड़े मौके उनके सामने आए लेकिन उन्होंने उसको नहीं बुलाया। राष्ट्रपति पद का नाम भी इस बार आगे किया गया था और जब सोनिया गांधी का समय चल रहा था, कांग्रेस का अच्छा खासा समय चल रहा था, तो वो प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन नहीं बने क्योंकि वहां पर बगावत करते नजर आए थे। तो ये सारी वजह थी जो पूरे मामले साफ होते नजर आए। तो साफ पता लग रहा है कि इस समय विपक्ष को एकजुट होकर ही चुनाव लड़ना होगा। अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो शायद फिर से बीजेपी की जीत देखने को मिलेगी और एक तरफा नतीजे हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष एक साथ होगा तभी यहां पर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। तो ये थी खास जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी अब पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप भी बने रहे ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि विपक्ष का ऐसा कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री फेस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सही रह सकता है? कॉमेंट्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।